नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे देखेंगे तमाम खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड हेडलाइंस। महिलाओं के 30% 37 आरक्षण विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी, राजभवन भेजे गए थे 14 विधेयक। सीएम ने कहा महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाएगा बिल। जोशीमठ में दरकते भवनों को जमींदोज करने के लिए शुरू हुई कार्रवाई। बिजली और पानी के काटे गए कनेक्शन, सिलसिलेवार गिराए जाएंगे असुरक्षित भवन। आगे स्पेशल रिपोर्ट में देखिए उत्तराखंड में और कितने जोशीमठ वक्त रहते नहीं संभले तो भुगतने पड़ सकते हैं गंभीर परिणाम। अंकिता मर्डर केस में आरोपियों के नार्को टेस्ट पर फिर टला फैसला। परिजनों की टूटी इंसाफ की आस, आरोपियों के वकीलों पर भी उठाए सवाल। और उत्तराखंड में कल से बदलेगा मौसम का मिजाज। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी से बढ़ेगी ठंड, मैदानों में कोहरे से बढ़ेगा सर्दी का सितम। आज बात न सिर्फ जोशीमठ की होगी, बल्कि और न जाने ऐसे कितने जोशीमठ उत्तराखंड की सरजमी पर बन रहे हैं। उनकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर वक्त रहते नहीं चेता गया तो हालात किस हद तक पहुंच सकते हैं। और न जाने कितने जोशीमठ बनने की लिस्ट में प्रदेश के तमाम इलाके और ऐसे जिले शामिल हैं जहां जोशीमठ जैसे हालात बनने की शुरुआत हो चुकी है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अब तो केवल बचाना, लोगों को बचाना रह गया। जोशीमठ बचने से रहा, जोशीमठ का मेजर पोर्शन बचने से रहा। ये बड़ी उदास हकीकत है। तो सुना आपने, जियोलॉजिस्ट एसपी सती ने ये साफ दर्शा दिया है कि अब जोशीमठ को नहीं बचाया जा सकता है। यानी करीब करीब जोशीमठ का अस्तित्व खत्म होने की कगार से आगे की तरफ बढ़ता दिख रहा है। चलिए, ये बयान तो आपने सुन लिया, अब आपको बताते हैं कि आखिर जोशीमठ के धंसने की वजह क्या है। हालांकि हम आपको अपनी पहले की स्पेशल रिपोर्ट में ये दिखा और बता चुके हैं, लेकिन वक्त के साथ हो रहे चौंकाने वाले खुलासे भी परेशान और हैरान करने वाले हैं। अब जरा पीएसआई के पूर्व डायरेक्टर रवि चोपड़ा का ये बयान भी आपको सुना देते हैं, जिसमें उन्होंने ये साफ किया है कि आखिर कौन से वो कारण हैं जो जोशीमठ के हालातों के लिए जिम्मेदार हैं। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल उसका एक मुख्य कारण है। दूसरा कारण है जो ब्लास्टिंग अभी भी चल रही है हेलंग मारवाड़ी बाईपास बनाने के लिए। और तीसरा कारण ये है कि किसी ने ये अनुमान नहीं लगाया कि जोशीमठ जैसे संवेदनशील शहर में कितनी कंस्ट्रक्शन हो, कहाँ हो, कैसे हो। ऑल वेदर रोड परियोजना से पर्यावरण को हो रहे नुकसान की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डॉक्टर रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। उसी कमेटी के रवि चोपड़ा पूर्व चेयरमैन हैं। इन बयानों से ये तो मालूम चलता है कि जोशीमठ में हालात कितने भयावह और आपदाग्रस्त हो चले हैं, लेकिन हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि उत्तराखंड राज्य में और न जाने कितने ऐसे जोशीमठ बनने की कगार पर खड़े हैं। प्रदेश के कई जिलों में बन रहे जोशीमठ जैसे हालातों की तस्वीर भी आप देख लीजिए। इसमें टिहरी जिले में झील के पास पिपोला खास गांव शामिल हो चुका है। पिपोला खास गांव टिहरी झील से ठीक 2 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। यहाँ के हालात जोशीमठ से जुदा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि एक अनहोनी की शुरुआत होती यहाँ साफ दिख रही है। इस गांव में मौजूद घरों में यहाँ छोटी बड़ी दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। इन तस्वीरों में घरों में पड़ती दरारों को देखकर आपको आने वाले वक्त की आहट का अंदाजा तो हो ही गया होगा। घरों में पड़ती दरारों से ग्रामीणों में दहशत है। हमारे समझ से तो हमारे घर में दरार पड़ी, टूटनवा मकान, झील का कारण हमारे सारे मकान ध्वस्त हुएगी। अब हम दूसरे मकान में जाए रहना कहीं तक भी दरार रहेगी। भूवैज्ञानिक डॉक्टर एसपी सती के टिहरी झील और आसपास के गांवों को लेकर किए गए अध्ययन को समझा जाए तो हालातों का पता चलता है कि कितने गंभीर हो चले हैं। भूवैज्ञानिकों की राय है कि वक्त की नजाकत को समझकर देर सवेर लोगों को विस्थापित करना जरूरी है।
तो डीएम साहब इसी महीने गांवों के सर्वे किए जाने की बात कह रहे हैं। जो सोचा जा रहा था, जो साइंटिस्ट प्रोजेक्ट कर रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा बहुत ऊपर तक गांव में दरारें पड़ रही हैं। हम इसको कहते हैं ड्रॉ डाउन इफेक्ट, रिजर्वायर का ड्रॉ डाउन इफेक्ट। रिजर्वायर ऊपर उठता है, नीचे आता है, वो उस दौरान वो एक तरह से खिंचाव जैसा करता है, दरारें पड़ती है। हमने देखा कि कई गाँवों में वहाँ बहुत बुरी स्थिति है और उन गाँव पे हमने ये पेपर पब्लिश भी किया, ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है, ये पेपर पब्लिश भी किया और ये ऐसी स्थितियाँ हैं। उन गाँवों का भविष्य भी बहुत सुरक्षित नहीं है और जिस गांव का आपने नाम लिया वो भी इसमें इंगित है। किया है जो हमारी जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी है, वो इस माह ही हम लोग जनवरी में ही हम 2-3 गांव का भी हमें उसका निरीक्षण कराना है, तो उसी संबंध में हम इस गांव को भी उसमें हम सम्मिलित कर रहे हैं। तो हम लोग उसको जल्द ही उसका हम निरीक्षण करवा लेंगे जेईसी के माध्यम से, सो दैट कि ये पता चल जाए कि ये रिजर्वायर के कारण है या फिर किसी और कारण से आपदा से। जोशीमठ की तरह नैनीताल के बलिया नाला पहाड़ी पर रोज लाखों लीटर पानी का रिसाव हो रहा है। भार क्षमता पूरी कर चुके सरोवर नगरी में अनियोजित निर्माण के कामों ने भी चिंता बढ़ा दी है। भूगर्भीय नजरिए से संवेदनशील नैनीताल के हालात भी जोशीमठ से अलहदा नहीं है। शहर की तलहटी में मौजूद बलिया नाला पहाड़ी पर हो रहा पानी का रिसाव बड़े संकट की तरफ इशारा कर रहा है। इस बाबत विशेषज्ञों और भूवैज्ञानिकों के अध्ययन के बाद इस रिसाव को पहाड़ी पर भूस्खलन का कारण माना गया। 2 साल पहले सिंचाई विभाग और IIT रुड़की की तरफ से जल रिसाव का जियोफिजिकल सर्वे भी कराया गया था। कुछ ऐसे ही हालात मसूरी में भी दिख रहे हैं। यहाँ लंडोर बाजार में भूधसाव होने के कारण कई लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। इसी को लेकर आज मंत्री गणेश जोशी ने स्थलीय निरीक्षण कर जल्द सर्वे कराए जाने की बात कही है। और अभी भूवैज्ञानिक को यहाँ पर बुलाया है। वास्तविक तो जब टेक्निकल रिपोर्ट आएगी तो हम कह सकते हैं, लेकिन जो दृश्य दिखाई दे रहा है, अगर इसको हमने नहीं रोका तो बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। इसलिए अधिकारी को मैंने निर्देशित किया और नीचे जाकर भी मैं उच्च अधिकारी से बातचीत करूँगा और जो इसकी बेहतरी के लिए होगा। फिलहाल हमने कहा है कि मुझे बताया गया कि नीचे कहीं पार्किंग के लिए लोग खुदाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी हो सकता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ की ईओ को और SDM से कहा कि तुरंत जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको रोका जाए ताकि कोई बड़ी घटना है। प्रदेश के अन्य इलाकों में पनप रहे जोशीमठ जैसे हालातों पर अगर ठोस कदम वक्त रहते नहीं उठाए जाते हैं तो जोशीमठ जैसी आपदा का प्रदेश जल्द सामना करेगा। बेहतर होगा कि सरकार की तरफ से कड़े फैसले लिए जाएं। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए टिहरी से अरविंद नौटियाल और मसूरी से प्रेम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जोशीमठ में भूधसाव के असल कारणों की जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इसके लिए क्या कुछ वजह जिम्मेदार है। मगर उत्तराखंड के सर्द मौसम में जोशीमठ को लेकर हो रही सियासत से तो यही लगता है कि राजनीतिक दलों की लापरवाही से ही ये भूधसाव हुआ है। एक रिपोर्ट। जोशीमठ में भूधसाव को लेकर जहां वैज्ञानिक इसको लेकर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिरकार जोशीमठ में भूधसाव के क्या कुछ वजहें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से जोशीमठ को लेकर सियासत हो रही है, उससे तो यही मालूम पड़ रहा है कि राजनीतिक दलों की लापरवाही भूधसाव के लिए जिम्मेदार है। प्रदेश की 2 राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकारों की लापरवाही की वजह से आज जोशीमठ में भूधसाव देखने को मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि जोशीमठ के हालातों को लेकर जिस तरीके से विपक्ष इस वक्त सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, उससे कांग्रेस भी जोशीमठ के हालातों के लिए कहीं न कहीं दोषी है। हरीश रावत जी ने कहा कि ये पावर माफियाओं के हाथों सरकार चल रही है। मैं कई बार भी कह चुका हूँ कि रावत जी क्योंकि अपनी उम्र के उस दौर में है जिस दौर में आदमी कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब रहता है और क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उसका उनको थोड़ा सा इसलिए बहुत ज़्यादा गंभीरता तो नहीं ली जाती है बहुत बुजुर्गों के बयानों पे। 1970 में तत्कालीन आयुक्त मिश्रा जी ने एक रिपोर्ट भेजी थी जोशीमठ के इस स्थिति के बारे में कि वहाँ पर कुछ इस तरह की गतिविधि दिखा कि जिस पर कहीं ना कहीं चिंता होनी चाहिए थी। और 1989 तक तो निर्विवाद रूप से सरकार रही पार्टी, कांग्रेस पार्टी की। उसके बाद राज्य गठन के बाद भी सरकारें बनी। तो किसी का ये कहना कि किसी पार्टी विशेष की वो या सरकार विशेष की जिम्मेदारी से उन्होंने मुंह मोड़ा, तो इसका पहला अगर कहीं आरोप रहेगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर रहेगा।
वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी जोशीमठ आपदा को लेकर पूरी तरीके से सरकार पर लापरवाही का आरोप मढ़ रहे हैं। लेकिन सरकारों में जोशीमठ के बचाव को लेकर क्या कुछ उपाय अपनाए गए, इस पर जवाब देने से सीधे तौर पर बचते दिखाई दिए। 2005 का जो अधिनियम बनाया आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, आपदा प्रबंधन अधिनियम, वो इसी कड़ी में था। लेकिन लगातार कांग्रेस को आरोप लगाना गलत है। बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी रही, अन्य प्रधानमंत्री की भी सरकार रही और 9 साल से लगातार मोदी जी हैं। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष है। पिछले 18-19 दिन से लगातार लोग वहां धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, तब सरकार चेती है। क्या कारण है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी तक भी मंत्रियों के किसी समूह ने या किसी मंत्री ने रात को वहां प्रवास नहीं किया? जोशीमठ भूधसाव के कांडों का पता लगाया जाना जहां भी पूरी तरीके से बाकी है, वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां भी जमकर सेकी जा रही हैं। इससे तो बेहतर होता कि अगर सियासी दलों ने अपनी अपनी सरकारों के रहते जोशीमठ के बारे में कभी सोचा होता तो इस तरीके की नौबत आज जोशीमठ में देखने को नहीं मिलती। चौधरी टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के जोशीमठ में दरकते भवनों को जमींदोज करने का काम शुरू हो गया है। ध्वस्तीकरण के इस अभियान में उन होटल्स, घर और भवनों को ढहाया जा रहा है जिन्हें सरकार असुरक्षित घोषित कर चुकी है। इसके लिए आज बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए गए हैं। आपको बता दें कि सिलसिलेवार ही इन भवनों को गिराया जाएगा और इस दौरान लोक निर्माण विभाग की टीम के अलावा विशेषज्ञों की टीम भी मौजूद रहेगी और इस अभियान को उस टीम की मौजूदगी में ही चलाया जाएगा। जोशीमठ में भूधसाव और दरारें आई भवनों की संख्या 678 पहुंच चुकी है। सोमवार को ही सीबीआरआई की टीम ने मलारी इन और माउंट व्यू होटल का सर्वे किया था और आज इन होटल्स को ढहाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। जोशीमठ में भूधसाव को लेकर आज देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत तमाम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेसियों ने सरकार से जोशीमठ के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की मांग की है। का मजाक बना के रख दिया है। हम मिलना चाहते हैं, समय मांग रहे हैं, लोकतांत्रिक ढंग से 6 तारीख से समय मांग रहे हैं। भैया आज 10 तारीख हो गई। इतनी बड़ी आपदा आ गई। जब आपदा में मुख्यमंत्री के पास मुख्य विपक्षी दल के सुझाव लेने का समय नहीं है तो आखिर इस राज्य का कैसे भला होगा, ये सोचनीय विषय। मैं कह रहा हूँ ना, राहुल गांधी यात्रा में भी ट्वीट कर रहे हैं, हमारे खड़गे जी प्रेस कर दे रहे हैं, जयराम रमेश प्रेस कर दे रहे, एआईसीसी से प्रेस हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी और राज्य का नेतृत्व भी सोया हुआ है। ये सबसे बड़ा दुखद पहलू इस घटना का है। मुख्यमंत्री जी से समय मांगा गया। बड़े खेद का विषय है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा समय नहीं दिया गया। अंतोगत्वा प्रदेश अध्यक्ष जी को स्वयं जो है मुख्यमंत्री आवास कूच करना पड़ा। ये गंभीर विषय है। सरकार को जो है देवी आपदा के समय वैसे तो सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, लेकिन सर्वदलीय बैठक अगर नहीं बुला रहे हैं तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, जिनके लोग लगातार जो है जोशीमठ की घटना पर नज़र बनाए हुए हैं, उनसे मिलने का समय देना चाहिए। जोशीमठ में आई आपदा से प्रदेश में हर कोई चिंतित है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार पूरी क्षमता के साथ जोशीमठ में पुनर्स्थापन और वहां के लोगों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं करने में जुटी हुई है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लोगों को बेहतर व्यवस्थाएं देने का काम कर रही हैं। मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि तमाम भूवैज्ञानिक और अन्य सर्वे एजेंसियां जोशीमठ को लेकर सर्वे कर रही हैं। सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद सरकार तत्काल कदम उठाएगी। फिलहाल जरूरी काम जोशीमठ में किए जा रहे हैं। लगभग 600 से ज़्यादा घरों पे दरारें आई हैं और मैं प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि तत्काल जो है प्रधानमंत्री जी ने वहां सर्वे की टीम भेजी है, एसडीआरएफ की टीम भेजी है, एनडीआरएफ वहां पे है। मुख्यमंत्री जी तत्काल जो है वहां के दौरा करके आए हैं, वहां की समीक्षा करके आए हैं और हम लोग भी वहां खुद गए थे। तो जैसे भी रिपोर्ट आएगी वैसे वहाँ का विस्थापन करना पड़ेगा और विस्थापन के लिए जल्दी जो है जैसे कि सर्वे की रिपोर्ट आएगी तब जाके निर्भर करेगा। अभी वहाँ पे अस्थायी रूप से लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनाई दी गई हैं। 6 टीमें स्वास्थ्य विभाग की वहाँ पे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी को कोई दिक्कत ना हो, वहाँ पे डॉक्टरों की पूरी टीम रखी गई है, एम्बुलेंस की सेवा दी गई है और ये अध्ययन किया जा रहा है कि आखिर इसका इलाज क्या होगा।
जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित लोगों की मदद को लेकर भाजपा ने जोशीमठ में आपदा कंट्रोल रूम शुरू कर दिया है। कंट्रोल रूम को लेकर बीजेपी सरकार ने कई मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि अगर प्रभावितों को किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। सरकार प्रभावितों के साथ हर तरीके से खड़ी है। चमोली जिले के जोशीमठ में बहुत बड़ी एक हम कह सकते हैं दैवीय आपदा के रूप में हमारे सामने आई है और वहाँ जो लोग उनको इसका परेशानी का सामना करना पड़ा है, उसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रही है। उसके साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के निर्देश पर हमारे प्रदेश संगठन ने भी वहाँ पे आपदा कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जिसमें हमने 9 वार्डों को 3-3 लोगों को उसमें ड्यूटी लगाई है और हमारे 4 लोगों को उनका दूरभाष फ़ोन नंबर उनका जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की किसी को वहाँ पर कोई परेशानी हो तो उस नंबर पे डायल करके उनको पूरी तरह से जो सहायता की उनको जरूरत हो पार्टी संगठन द्वारा उनको की जाएगी। जोशीमठ में भवनों को ढहाए जाने की कार्रवाई के बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जोशीमठ पहुंचे। भट्ट ने सेना और आईटीबीपी मुख्यालय जाकर वहां के हालातों का जायजा लिया। वहीं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी जोशीमठ पहुंची। लोगों के बीच जाकर उमा भारती ने हालातों का जायजा लिया। इससे पहले उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा था कि वो जोशीमठ के मामले पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करना चाहती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पल पल की खबर ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ दौरा करके चले गए हैं। चीफ सेक्रेटरी अपने पूरे अधिकारियों के साथ यहाँ कैंप किए हैं। आर्मी हमारी हर समय चौकन्ना है। ये आर्मी वो आर्मी है जब 1905 में 5 ब्रिगेड अंग्रेज़ों ने अलग करी और सिविलियन को अलग करा, उसमें से 1 ब्रिगेड जोशीमठ में आई है। ये अपने आप में बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट जिसे कहते हैं, सारी चीज़ें इसके पास हैं। 10 से 11 तक हमने दस्ते बचाव के लिए बना दिए हैं और हमारी आईटीबीपी की 3 बटालियन यहाँ पर अभी हैं। एक तो यहाँ है, 2 इर्द गिर्द हैं और इसके अगल बगल जहाँ जहाँ हमारी आर्मी है वो सब चौकन्नी है। थोड़ा नुकसान हुआ है आर्मी में भी, कोई बात नहीं, वो भी सुरक्षित पहुँचा दिए हैं। जोशीमठ भूधसाव प्रभावितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि बढ़ाकर मिले, इसको लेकर धामी सरकार जल्द ही आपात कैबिनेट बुलाने जा रही है, जिसमें जोशीमठ आपदा प्रभावितों को बड़ी अनुग्रह राशि मिलने पर मोहर लग सकती है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इसको लेकर जानकारी दी है और कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट बुलाने वाले हैं, जिसमें इसको लेकर फैसला लिया जा सकता है। राशि के बढ़ाने की जहाँ तक बात है, सरकार ने निर्णय लिया है कि हम शीघ्र एक इमरजेंसी बैठक कैबिनेट की बुला रहे हैं, जिसमें अनुग्रह राशि को बढ़ाने के लिए कैबिनेट स्तर पर निर्णय लिया जाएगा, ताकि राज्य अपने संसाधनों से जो आपदा के जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो भारत सरकार के होते हैं, उनमें सरकार टॉपअप करेगी ताकि लोगों को हम अनुग्रह राशि में बढ़ा सकें, उसको बढ़ोतरी उनको दे सकें। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। महिलाओं के 30% आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिल गई है। 30% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी मिल चुकी है। राजभवन को 14 विधेयक मंजूरी के लिए भेजे गए थे, उसमें ये विधेयक भी शामिल था। महिला आरक्षण समेत 12 विधेयकों को मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में ये बिल पारित हुआ था। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान सर्वसम्मति से ये बिल पारित हुआ है और अब जब राजभवन से विधेयक को मंजूरी मिल गई है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण में ये बिल अहम भूमिका निभाएगा। खबरों में बढ़ेंगे आगे। हाई प्रोफाइल मामला अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट मामले में मंगलवार को भी फैसला टल गया। कोर्ट अब इस मामले में बुधवार को फैसला सुनाएगी। 18 सितंबर साल 2022 में हुई अंकिता की हत्या के बाद से परिवार बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अंकिता की माता ने एक वीडियो जारी कर बेटी को इंसाफ देने की गुहार लगाई। अंकिता की मां सोनी देवी ने तीनों आरोपियों के वकीलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें
न्याय की कोई किरण अब नजर नहीं दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 18 सितंबर से गुमशुदा अंकिता का शव 22 सितंबर को चीला नहर में मिला था। अंकिता भोगपुर के वंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। अंकिता की हत्या करने वाले वंत्रा रिजॉर्ट का मालिक सहित 3 आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। हम दिन रात उस बेटे के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमारे कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जहाँ भी जाते हैं तारीख पे तारीख, यहाँ तक कि खोरदार कोर्ट में भी नार्को टेस्ट पर भी तारीख पर तारीख। ये सब उन हत्यारों को बचाने की ही साजिश है। यहाँ तक कि जो ये सजवान है जिसने आरोपियों की पैरवी की, इनको जरा सी भी शर्म नहीं आई कि वो किन की पैरवी कर रहे हैं। लोहाघाट में सहकारिता विभाग ने मंडुआ की खरीदारी शुरू कर दी है। लोहाघाट की चांदमारी साधन सहकारी समिति के सचिव बोहरा ने बताया कि राज्य सरकार की मिलट मिशन योजना के तहत क्षेत्र के किसानों की आय दोगुना करने के लिए सहकारिता विभाग में समितियों के जरिए मोटे अनाज मंडुए की खरीद 27 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 35.78 रुपए प्रति किलो की गई है। विभाग अब 31 जनवरी तक किसानों से मंडुआ खरीदेगी। 27 रुपए प्रति केजी मंडुआ का जो रेट तय किया गया था, उसमें जो है मंडुए की काफी अच्छी डिमांड हम लोगों ने यहाँ से मिलेट्स के माध्यम से काश्तकारों से ली गई और इसी मद्देनजर को माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के इसको संज्ञान में लिया और उत्तराखंड सरकार में अच्छी डिमांड के अनुसार उसको हमने किसान की आय की दुगुना करने के लिए उसके रेट जो है 35 रुपए 78 पैसे उसका मूल्य तय किया जाएगा ताकि हमारे आने वाले समय में काश्तकारी की आय दुगनी हो पाए और हमारे लोकल के जो हमारे काश्तकार हैं इसकी जो पैदावार कर रहे हैं उनको अच्छा रेट मिल पाए, उनकी आमदनी अच्छी हो पाए। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित स्वच्छता चैंपियंस कार्यक्रम में मेयर सुनील उनियाल गामा पहुंचे। कार्यक्रम में मेयर ने स्वच्छता की चाबी का भी अनावरण किया। वहीं इस दौरान मेयर गामा ने बताया कि राजधानी देहरादून में कई ऐसे लोग हैं जो अपने स्तर से ही कचरे का प्रबंधन कर रहे हैं। लोग गीले कचरे से खाद बना रहे हैं। 23 जनवरी को कुछ ऐसे ही चुनिंदा लोगों को स्वच्छता चैंपियंस के तौर पर सम्मानित किया जाएगा। स्वच्छता चैंपियन की आज जो है यहाँ पर शुरुआत की गई है। स्वच्छता चैंपियन हम जितने देहरादून के नागरिक हैं सबको स्वच्छता चैंपियन बनना है। इस शहर को जो है हम इंदौर की चर्चा करते हैं, एक टाइम आएगा जब देहरादून की चर्चा जो है पूरे भारतवर्ष में जो है स्वच्छता के नाम पे होगी। इसी प्रयास के साथ जो है देहरादून के सभी लोग जागरूक होकर इस स्वच्छता चैंपियन का अभियान का शुभारंभ यहाँ पर आज हुआ है। इस अवसर पर मैं सभी देहरादून वासियों को शुभकामना भी देना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आपके प्रयास से देहरादून में लगातार जो है स्वच्छता संरक्षण में देहरादून अच्छे स्थान पर आ रहा है। खटीमा में गन्ने के खेत में काम कर रहे मजदूर को बाघ झपट्टा मारकर उत्तर प्रदेश की सीमा पर ले गया। बाघ के हमले से मजदूर की मौत हो गई। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर का मामला होने की वजह से दोनों राज्यों के वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की मौत की खबर के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। भानु हमारे खेत में क्या नाम है रात में मारा है शेर ने, यूपी उत्तराखंड की सीमा पर यूपी में मारा है। आदमी भी रात में था, गुजर रहा था, शेर ने हमला किया, उसे ले गया खींच के गन्ने में मार के खा गया है। भरतपुर में हुई थी थोड़े दिन पहले, उसके बाद अब यहाँ हुई है। राजधानी देहरादून के रायपुर थाना पुलिस ने 1.5 किलो चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। चरस की कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस गिरफ्त में आए दोनों तस्कर उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। आरोपी चरस को देहरादून बेचने आए थे। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर हिरासत में लिया। सीओ अनिल जोशी ने बताया कि आरोपी नशे का धंधा ऑनलाइन चला रहे थे। जो प्रोफाइल बनाते हैं ड्रग्स पीने वालों का, प्लस इसके साथ साथ ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने के लिए जो कार्रवाई उनके द्वारा की गई, उसके दौरान 2 लड़के, एक सर्वेश पवार, एक विपिन सिंह, दोनों ही उत्तरकाशी में बड़कोट के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार करा 1.5 किलो चरस के साथ। जो जिस व्यक्ति से ला रहे थे और जिस व्यक्ति तक पहुंचाई जा रही थी उनके बारे में विवेचना चल रही है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्हें बहुत जल्दी कोर्ट में पेश किया जाएगा।
भगवानपुर के बाले की यूसुफपुर में खेत में 22 वर्षीय किसान का शव मिला। दिन दहाड़े हुई किसान की हत्या के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। आपको बता दें कि घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। फिलहाल मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी भी जुटाई। आरोपियों की तलाश की जा रही है। आज थाना भगवानपुर क्षेत्रांतर्गत यूसुफपुर बाले की गांव में एक युवक विवेक कुमार की गोली मारकर हत्या की जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर मौके पर मैं स्वयं और सीओ एसओ भगवानपुर सभी लोग पहुंचे थे। तमाम पहलुओं से उक्त घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। किसने शव को देखा, किस हालत में देखा, क्या क्या चीज़ें आसपास, क्योंकि युवक वहाँ गन्ना काटने गया हुआ था और आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या घटनाक्रम घटित हुआ, क्या हुआ होगा। परिजनों से भी जानकारी की जा रही है। और अब बात मौसम की करेंगे। पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। सर्दियों के मौसम में अभी तक बारिश न होने के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने अब राज्य में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 11 जनवरी से 14 जनवरी तक राज्य के पहाड़ी जिलों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले के कई इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है, जबकि देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर जिले में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो 11 से इसका प्रभाव थोड़ा दिख रहा है। तो जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है 11 तारीख के लिए अगर बात करें तो उसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, इनमें हल्की मध्यम जो है कुछ जगहों में बारिश बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें कि हिल्स ऑफ देहरादून डिस्ट्रिक्ट है या फिर पौड़ी है, टिहरी है और इसी तरह आपका रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, तो इनमें भी कहीं कहीं पर हल्की, बहुत हल्की बारिश बर्फबारी इनमें भी कहीं कहीं पर मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। महिलाओं के 30% 37 आरक्षण विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी। राजभवन भेजे गए थे 14 विधेयक। सीएम ने कहा महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाएगा बिल। जोशीमठ में दरकते भवनों को जमींदोज करने के लिए शुरू हुई कार्रवाई। बिजली और पानी के काटे गए कनेक्शन, सिलसिलेवार गिराए जाएंगे असुरक्षित भवन। आगे स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, उत्तराखंड में और कितने जोशीमठ वक्त रहते नहीं संभले तो भुगतने पड़ सकते हैं गंभीर परिणाम। अंकिता मर्डर केस में आरोपियों के नार्को टेस्ट पर फिर टला फैसला। परिजनों की टूटी इंसाफ की आस। आरोपियों के वकीलों पर भी उठाए सवाल। और उत्तराखंड में कल से बदलेगा मौसम का मिजाज। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी से बढ़ेगी ठंड। मैदानों में कोहरे से बढ़ेगा सर्दी का सितम।